इस बीच नीट में धांधली की खबर ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पीएस की अहम भूमिका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि आरोपी सिकंदर यादवेंदु लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। सिकंदर यादवेंदु, प्रीतम यादव, अनुराग यादव, नीतीश कुमार, आयुष, अमित आनंद। बिहार के सबसे बड़े ताकतवर राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमते इन नामों ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है, क्योंकि एनडब्ल्यूटी पेपर लीक मामले में आरोपों का कांटा लालू यादव के परिवार की तरफ घूम गया है। बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा दावा, लालू यादव के परिवार का करीबी है आरोपी सिकंदर। तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने सिकंदर के लिए बुक कराया गेस्ट हाउस का कमरा। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। यानी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये दावा कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक कांड के तार लालू यादव के परिवार से जुड़े हैं। और ये दावे सिर्फ हवाई नहीं हैं, बल्कि विजय सिन्हा ने उस कॉल डिटेल को भी सार्वजनिक किया है जिसमें तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव और NHI के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार के बीच गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए कमरा बुक कराने की बात हुई। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। जिस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम नीट धांधली पर आरजेडी को घेर रहे थे, उस वक्त उनके साथ NHI गेस्ट हाउस के ऑफिस एग्जीक्यूटिव प्रदीप कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी दावा किया है कि जो कुछ डिप्टी सीएम ने कहा 1 मई और 4 मई को वैसा ही हुआ। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल फाउंटेन के। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ जो है। यही वजह है कि जेडीयू इस नीट धांधले मामले में आरजेडी से लगातार सवाल कर रही है। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, एक गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। उधर नीट धांधली कांड में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है, उस पर NHI का भी रिएक्शन आया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना में जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया गया है वो है ही नहीं। यही वजह है कि परीक्षा में हुई इस धांधली की कहानी में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
और वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ है और जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जवाब में बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष छात्रों के भविष्य से खेल रहा है, यह आरोप लगाया और कहा कि नीट पर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है, ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था। क्या आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं? अगर हां तो संभल जाइएगा। आइसक्रीम में उंगली मिलने के बाद अब तो ऑनलाइन फूड में मेंढक से लेकर चूहे तक निकल रहे हैं। कहीं चिप्स में मेंढक मिल रहा है तो कहीं सांभर और चॉकलेट सिरप में चूहा निकल रहा है। भिलाई में तो खाने में कॉकरोच तक मिला। इसे देखकर आप भी ऑनलाइन खाने को कहेंगे ना बाबा ना। पहले आइसक्रीम में उंगली, उसके बाद डिलीवरी के सामान के साथ जिंदा सांप, चॉकलेट सिरप में मरा चूहा मिलने के दावे के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। अहमदाबाद में सांभर में मरा हुआ चूहा निकला। ग्राहक ने होटल में सांभर ऑर्डर किया था, लेकिन जब उसने सांभर देखा तो दंग रह गया। उसमें मरा हुआ चूहा था। इतना ही नहीं, गुजरात के जामनगर में चिप्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिलने का दावा किया जा रहा है। जामनगर में जिस शख्स ने ये चिप्स का पैकेट खरीदा था, उसका दावा है कि उसकी बेटी घर पर चिप्स खा रही थी, लेकिन उसमें चिप्स के साथ कुछ और भी था। उसने अपने पिता को पैकेट दिखाया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसमें मरा हुआ मेंढक मिला। उसका ये भी कहना है कि उसकी बेटी ने कुछ चिप्स खा भी लिए थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। मामला तूल पकड़ने लगा तो चिप्स बनाने वाली कंपनी का पक्ष भी सामने आया। कंपनी के मैनेजर का कहना है कि वेफर्स का प्लांट रोबोटिक मशीन से लैस है। ऐसा होना संभव तो नहीं है, लेकिन जांच की जाएगी। पैक्ड फूड और बाहर के खाने में मिल रही एक के बाद एक गड़बड़ी से हड़कंप मचा हुआ है। कंपनियों की लापरवाही अब ग्राहकों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। तमिलनाडु में एक परिवार ने चॉकलेट सिरप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगाया। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने सिरप की बोतल को खोला तो उसके अंदर से मरा हुआ चूहा निकला। ज़ेप्टो से ये ऑर्डर किया गया था। परिवार की महिला का दावा है कि उन्होंने बोतल के बंद ढक्कन को खोला, सिरप को एक कप में डाला, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उन्हें झटका देने वाला था। महिला का आरोप है कि कप में मरा हुआ चूहा मिला। बाद में पुख्ता करने के लिए उसे पानी से धोया गया, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। वहीं मामला सामने आने के बाद कंपनी ने जांच की बात कही है। हाल ही में एक फ्लाइट में खाने में ब्लेड भी मिलने का दावा किया गया था। भिलाई में बीएसटी की कैंटीन के खाने में कॉकरोच मिला है। थाली में कॉकरोच देखकर लोग हैरान रह गए। कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। ये तो रही बात मेंढक, चूहे और कॉकरोच की। मुंबई में तो आइसक्रीम में कटी हुई उंगली तक मिली थी। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को पता चला है कि कटी हुई उंगली पुणे में आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की हो सकती है। बेंगलुरु में एक महिला ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन के पार्सल से जिंदा सांप निकलने का दावा किया था।
ये घटना 17 जून की बताई जा रही है। तन्वी नाम की महिला ने अमेजॉन से गेमिंग कंट्रोल ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पार्सल खोलते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि उन्होंने पार्सल से फुफकारता हुआ जिंदा सांप निकलने का दावा किया था। सांप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, किंग कोबरा होने का दावा किया गया। महिला ने ये भी बताया कि सांप सामान पैक करने वाली टेप से चिपका हुआ था। अगर वो टेप से नहीं चिपका होता तो वो डस भी सकता था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर पैकेट को बाल्टी में रखा। उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। महिला ने आरोप लगाया कि अमेजॉन के गोदाम में गंदगी और लापरवाही की वजह से सांप गेमिंग कंट्रोल के पैकेट में पहुंचा होगा। महिला के मुताबिक इस घटना के बाद अमेजॉन ने उनसे माफी मांगी है, बल्कि पूरा पैसा भी लौटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। राजस्थान को 4 लाख मीट्रिक टन कोयला मिलेगा। छत्तीसगढ़ में फंसा हुआ 4 लाख मीट्रिक टन कोयला अब राजस्थान को मिलेगा। विद्युत आपूर्ति इससे सुनिश्चित हो सकेगी, विद्युत प्रोडक्शन बढ़ सकेगी, उत्पादन बढ़ सकेगा, लोगों को बिजली और भी ज्यादा मिल सकेगी। विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से संपर्क किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोयला को रिलीज करने के लिए आग्रह किया था। उस आग्रह को कबूल कर लिया गया, मान लिया गया और अभी आदेश जारी हो चुका है। यह जानकारी आ रही है कि 4 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ में से जो आना है राजस्थान को, अब वो जल्द ही रिलीज होगा और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। भारतीय रेलवे और इंजीनियरिंग के इस अजूबे चिनाब रेल ब्रिज पर आज ट्रायल रन किया गया। रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बने चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही रेल सेवाएं शुरू होंगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज है, जहां ट्रेन हवा से बात करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसका पहला ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। बन के संगलगन और रियासी के बीच ट्रायल किया गया और बहुत जल्द इसमें आम जनता भी सफर कर सकेंगे। जिससे जम्मू और कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों का सफर आसान हो जाएगा। इससे काफी समय की बचत भी होगी। ट्रेन 7 स्टेशन से होते हुए बारामूला पहुंचेगी। इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला के रेल लिंक परियोजनाओं के तहत किया गया है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर की ऊंचाई पर इस पुल को बनाया गया है। पुल की लंबाई 1.3 किलोमीटर है। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील के इस्तेमाल होने की बात कही जा रही है। पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। कहा जा रहा है कि यह ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब से कुछ ही देर के बाद भारत विश्व कप के सुपर 8 में कदम रखने जा रहा है। भारतीय टीम जिस रेस में उतरने जा रही है वो सेमीफाइनल की रेस है, लेकिन इसके लिए उसे सुपर 8 राउंड को पार करना होगा। इस राउंड में उसे 3 मुकाबले खेलने हैं, जो तय करेगा कि टीम इंडिया अगले नॉकआउट राउंड में जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। अफगान से ना कभी हारे हैं, ना आज अफगान से हारेंगे। सेमीफाइनल के दावेदार हैं, जीत कर मानेंगे।
आज भारतीय खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में बैठकर यही कह रहे होंगे कि इस बार जब अपने देश लौटेंगे तो विश्व कप की ट्रॉफी साथ लेकर ही लौटेंगे। अब इसके लिए चौके बरसाने हो या फिर छक्कों की आंधी लानी हो, जो भी करना हो करेंगे। विकेटों की झड़ियां लगानी हो या फिर फील्डिंग में ऐसा कुछ करना हो कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां चबा लें, जो करना हो करेंगे, लेकिन देश लौटेंगे तो ट्रॉफी जीतकर ही। भारतीय खिलाड़ियों के T20 के आंकड़े भी यही कहते हैं। चाहे छक्के के मामले में हो या फिर चौके के मामले में, हर मामले में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने T20 के 146 मैच में 196 छक्के और 364 चौके लगा चुके हैं। आज उनके पास छक्कों की डबल सेंचुरी करने का मौका है। वहीं किंग विराट कोहली ने T20 के 120 मैच में 117 और 362 चौके लगाए हैं। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 63 मैच में 125 छक्के और 194 चौके जड़े हैं। हम चौके छक्कों की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज फटाफट क्रिकेट का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में भारत अफगानिस्तान के साथ सुपर 8 के मुकाबले में खेलेगा। हालांकि अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इस बार विश्व कप में अफगान की सबसे मजबूत टीम खेलने आई है, जिन्होंने लीग मैच में बड़ी बड़ी टीमों के खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा दिए। प्लेइंग 11 में शामिल हर खिलाड़ी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। खासकर 5 खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहना है। सबसे पहले इब्राहिम जादरान, जो भारत के खिलाफ T20 में डेब्यू कर 64 रन की पारी खेले थे। दूसरे हैं राशिद खान, जो T20 के ऐसे गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जो इस विश्व कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौथे हजरतुल्लाह जजई, इनके आंकड़े कहते हैं कि ये T20 में तूफान हैं। और पांचवें दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी दम दिखाते हैं। ये 5 खिलाड़ी अगर भारत के खिलाफ चल गए तो मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ये पांचों T20 के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। कोई बल्ले से कहर बरपाता है तो कोई गेंद से। इनके आंकड़े भी खतरनाक हैं। राशिद खान अब तक 82 T20 मैच में 130 विकेट चटका चुके हैं। वहीं हजरतुल्लाह जजई T20 में 41 मैच में 1092 रन बना चुके हैं। इनका उच्चतम स्कोर 162 रन रहा है। मोहम्मद नबी ने हरफन मौला प्रदर्शन किया। नबी ने 104 मैच में 1855 रन बनाए, तो वहीं 88 विकेट भी चटकाए। ये वो खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी बारबाडोस की पिच पर भारतीय टीम का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। भारत ने बारबाडोस में 2 मैच खेले, दोनों में हार मिली। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो विराट का बल्ला अफगानिस्तान के खिलाफ खूब गरजता है। विराट कोहली बेशक T20 विश्व कप 2024 में अच्छा नहीं कर सके हैं, लेकिन कोहली वापसी करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वे अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी पारी खेल सकते हैं। विराट ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की 4 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 201 रन बनाए हैं। तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित के T20 परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 T20 मैचों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 196 रन बनाए हैं। अफगान टीम के खिलाफ आखिरी T20 मैच में रोहित ने नाबाद 121 रन की पारी खेली थी। इन दोनों खिलाड़ियों से अफगानिस्तान को निपटना चुनौती होगा, क्योंकि दोनों अगर चले तो फिर अफगान की खैर नहीं। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों ने इस विश्व कप में गजब का प्रदर्शन किया है। हार्दिक पांड्या ने 3 मैच में 7 विकेट निकाले, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 3 मैच में 5 विकेट चटकाए हैं। अर्शदीप सिंह ने भी 3 मैच में 6 विकेट झटके हैं। उधर अफगान के गेंदबाज फजल हक फारूकी ने गजब का खेल दिखाया है। 4 मैच में 12 विकेट लेकर अब तक टॉप विकेट टेकर हैं। मतलब साफ है कि आज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। याद रखना है कि ये वही अफगानिस्तान टीम है जिसने जनवरी में भारत के खिलाफ 212 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम भले ही अजेय होकर सुपर 8 में पहुंची हो, लेकिन जिस तरह से इस T20 विश्व कप में अफगान टीम ने खेल दिखाया है, इस टीम से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। T20 विश्व कप की मेजबानी इस बार अमेरिका और वेस्टइंडीज को संयुक्त रूप से मिली है। भारतीय टीम ने अपना लीग मैच अमेरिका में खेला। अब बारी सुपर 8 मुकाबलों की है, जिसके लिए भारतीय टीम
वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। सुपर 8 में 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। हर एक ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। टीम 1 में या कहें कि ग्रुप ए में भारत के साथ 3 टीमें हैं। आज हम उसी ग्रुप 1 की एक-एक टीम पर चर्चा करेंगे। सुपर 8 की लड़ाई, भारत करेगा चढ़ाई। बदले की घड़ी आई, ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई। बांग्लादेश और अफगान को हराएंगे, विश्व कप तो इस बार लाएंगे। वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था। हमने पाकिस्तान जैसी टीम को रौंद कर सुपर 8 में जगह बनाई और अब बारी ऑस्ट्रेलिया को मात देकर 2023 वनडे विश्व कप का बदला लेने की है। सुपर 8 के लिए 8 टीमें तय हो चुकी हैं। 2 ग्रुप में 8 टीमों को बांट दिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ग्रुप 1 में है, तो वहीं ग्रुप 2 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और अमेरिका है। इस राउंड से सभी मैच वेस्ट इंडीज के 4 ग्राउंड पर होंगे और टीम 8 होंगी। खास बात यह है कि यहाँ बारिश की वजह से मैच रद्द होने की संभावना 0 है। एंटीगुआ में 4 और सेंट विंसेंट में 2 मैच होंगे। वहीं सेंट लूसिया और बारबाडोस में 3-3 मैच खेले जाएंगे। एंटीगुआ में 4 मैच होंगे, जिसमें ग्रुप 1 जिसमें भारत है वो एंटीगुआ में 2 मैच और ग्रुप 2 एंटीगुआ में 2 मैच खेलेगा। वहीं सेंट लूसिया में 3 मैच होंगे, जिसमें भारत वाला ग्रुप 1 3 मैच, तो वहीं ग्रुप 2 यहाँ 2 मैच खेलेगा। बारबाडोस में कुल 3 मैच होंगे, जिसमें ग्रुप 1 मैच, तो वहीं ग्रुप 2 मैच खेलेगा। चौथा वेन्यू सेंट विंसेंट है, जहां कुल 2 मैच होंगे और दोनों मैच ग्रुप 1 ही खेलेगा। भारत सुपर 8 के सभी मैच अलग अलग मैदान पर खेलेगा, जहां न बारिश की संभावना है और न पिच का मिजाज अमेरिका वाला होगा। मतलब यहां विकेट के साथ चौके छक्के भी देखने के लिए मिलेंगे। अब बात भारत के मैच की, कहां भारत के मैच होंगे और कैसी है यहाँ की पिच। भारत का पहला मुकाबला 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ है। दोनों टीमें बारबाडोस में भिड़ेंगी, तो वहीं दूसरा मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ है। दोनों टीमों की भिड़ंत एंटीगुआ में होगी। 2 मैच के बाद भारत अपना सुपर 8 का आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये टक्कर 24 जून को सेंट लूसिया में होगी। मतलब कि भारत अपने तीनों मुकाबले 3 अलग अलग मैदान पर खेलेगा। इन तीनों मैदान की पिच का मिजाज भी अलग अलग है। कहीं बल्ले